नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है फैज अहमद फैज का जीवन परिचय। फैज अहमद फैज हमारे पाठ्यक्रम में हमारा जो 9वां पेपर है तुलनात्मक भारतीय साहित्य, उसमें पहले कवि हैं। इनकी रचना है प्रतिनिधि कविताएं, यानी फैज अहमद फैज जो कवि हैं इनकी एक रचना है प्रतिनिधि कविताएं। उन्हीं प्रतिनिधि कविताओं में से कुछ कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं जिनके नाम हैं फैज से, मुझसे पहली सी मोहब्बत, रकीब से, बोल, आज की रात, तराना, दरबारे वतन, तराना, हम मेहनत कश। अर्थात इनकी 6 कविताएं हैं जिनकी व्याख्या भाग हमें करनी है। हमारी पहली यूनिट के अंतर्गत इनकी व्याख्या भाग और इन्हीं कविताओं से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर और फैज अहमद फैज के जीवन से संबंधित प्रश्न पत्र, ये प्रश्न उत्तर, ये हमारी पहली यूनिट का भाग है। 9वीं जो आपका 9वां पेपर है उसके अंदर पहली यूनिट आपकी फैज अहमद फैज की प्रतिनिधि कविताएं, दूसरी यूनिट है वो गिरीश कर्नाड का नाटक है तुगलक, तीसरी है वो लक्ष्मण गायकवाड़ की रचना है उठाईगीर, और चौथी रचना बंगाली उपन्यासकार है महाश्वेता देवी, उनकी रचना है 184वें की माँ। 5वां पन्ना लाल पटेल के द्वारा लिखित नाटक है जीवन एक नाटक, और छठी जो रचना है आपकी वो है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखित वैली कृष्ण रुक्मणी। इनमें से ये 6 पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी है, जिनका अध्ययन करना है, और ये इनके रचनाकार हैं। इनके रचनाकारों से संबंधित प्रश्न उत्तर भी हमें करने हैं और इन रचनाओं से संबंधित भी हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। इन रचनाओं के अंदर से ही हमारे व्याख्या भाग आएगा पेपर के अंदर, और इन्हीं रचनाओं से संबंधित प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में, हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहली यूनिट जो है, पहली इकाई है वो फैज अहमद फैज है रचनाकार, और फैज अहमद फैज की रचना है प्रतिनिधि कविताएं। उनमें से 6 कविताएं हैं जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फैज अहमद फैज का जीवन परिचय। फैज अहमद फैज एक प्रमुख कवि और पत्रकार माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने पत्रकार और कवि दोनों कर्मों का एक साथ निर्वहन किया था। इनका जन्म 13 फरवरी 1911 को काला कादर सियालकोट शहर में हुआ था, अर्थात ब्रिटिश भारत में हुआ था। उस समय अपना भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, हम आज़ाद नहीं थे, तो ब्रिटिश भारत हम बोल सकते हैं कि इनका जन्म ब्रिटिश भारत के शहर सियालकोट के काला कादर नामक स्थान पर 13 फरवरी 1911 को हुआ था। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1984 को पंजाब के लाहौर में हुई थी। उस समय इनकी उम्र 73 वर्ष की थी, अर्थात इन्होंने 73 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा था। 1984 में इस तरह से इनकी मृत्यु हुई थी। इनका व्यवसाय मैंने आपको बताया कवि और पत्रकार, ये पत्रकार भी थे और कवि भी थे, कविता रचना भी करते थे और इसके साथ साथ ये पत्रकारिता भी करते थे। इस तरह से ये इनका व्यवसाय था। इनकी राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें, नागरिकता की अगर हम बात करें, कहाँ के नागरिक थे, तो पहले ये हिंदुस्तानी थे और उसके पश्चात पाकिस्तानी। हिंदुस्तानी कि इनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। ब्रिटिश भारत में उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही थे, एक ही हिस्सा थे जिसको हिंदुस्तान कहा जाता था। तो ये पहले तो हिंदुस्तानी थे और उसके पश्चात आज़ादी के बाद इनकी जो नागरिकता है, राष्ट्रीयता है, वो पाकिस्तानी हो गई। इन्होंने अरबी साहित्य से बीए ऑनर्स किया और एमए अंग्रेजी साहित्य से किया। इनकी जो शिक्षा है अरबी साहित्य में है, बीए ऑनर्स अरबी साहित्य में किया और एमए अंग्रेजी साहित्य में किया। ये प्रगतिवादी लेखक आंदोलन से जुड़े हुए रहे। प्रगतिवादी लेखक आंदोलन वह आंदोलन था जिसके अगुआ अपने भारत में अपने प्रेमचंद जिसके अगुआ माने जाते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, और प्रगतिवादी लेखक संघ वो था जो प्रगतिवादी विचारों का संवाहक था, अर्थात जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है, महिलाएं हैं जिनका शोषण होता हुआ आया है, किसान, मजदूर, श्रमिक, जिनका हमेशा से शोषण किया जाता रहा है, उस वर्ग की आवाज़ अपने साहित्य में उठाते थे। वो प्रगतिशील लेखक आंदोलन माना जाता है। प्रगतिशील लेखक आंदोलन एक तरह से मार्क्सवाद से प्रभावित था। पश्चिम के मार्क्सवाद का स्पष्ट प्रभाव प्रगतिवाद लेखक आंदोलन पर देखने को मिलता है। उस आंदोलन से ये जुड़े हुए कवि थे। इनका जन्म 13 फरवरी 1911 को लाहौर के पास में सियालकोट शहर पाकिस्तान में हुआ था,
अर्थात इनका जो जन्म था वो पाकिस्तान में हुआ था, जिसको हम ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं, ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं, हिंदुस्तान बोल सकते हैं, उसमें हुआ था। लेकिन उसके पश्चात जब भारत का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के अंदर वो जगह सियालकोट शहर है पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से हम मान सकते हैं इनका जन्म पाकिस्तान में, आज के वर्तमान पाकिस्तान में और तत्कालीन ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक बैरिस्टर थे और उनका परिवार एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार था। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अरबी और फारसी में हुई, जिसमें कुरान को कंठस्थ करना भी शामिल था। उसके पश्चात उन्होंने स्कॉटिश मिशन स्कूल और लाहौर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने अंग्रेजी और अरबी में एमए किया। अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत में वो एमएचओ कॉलेज अमृतसर में लेक्चरर बने। अपने जीवन की शुरुआती, जब इन्होंने कामकाजी जीवन मतलब व्यावसायिक जीवन, जब इन्होंने अपने जीवन का व्यवसाय रोजगार तलाशा, तो अपने रोजगार की शुरुआत में उन्होंने अमृतसर के एमएओ कॉलेज के अंदर लेक्चरर के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। अर्थात फैज अहमद फैज जो हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रगतिवादी लेखक संघ से 1936 में जुड़े और उसके पंजाब शाखा की स्थापना सज्जाद जहीर के साथ मिलकर की, जो उस समय के मार्क्सवादी नेता थे। 1938 से 1956 तक उर्दू साहित्यिक मासिक अदब ए लतीफ़ का संपादन किया। किसने संपादन किया? फैज अहमद फैज ने 1938 से लेकर 1956 तक एक उर्दू साहित्यिक मासिक पत्रिका अदब ए लतीफ़ थी, उसका संपादन कार्य इन्होंने किया था। सन 1941 में उन्होंने अपने छंदों का पहला संकलन नक्श ए फरियादी नाम से प्रकाशित किया। अगर आपके 1 नंबर में ये प्रश्न आता है कि इनका पहला संकलन जो था, काव्य संकलन था, छंदों का पहला संकलन था, उसका क्या नाम था, तो उत्तर आएगा नक्श ए फरियादी। और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1941 के अंदर। इस तरह से फैज अहमद फैज ने सन 1941 में अपने छंदों का पहला संकलन नक्श ए फरियादी प्रकाशित करवाया। अपने जीवन के व्यावसायिक जीवन की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? अमृतसर के एक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में अपने जीवन की, व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। उसके पश्चात 1938 से 1956 तक वो उर्दू साहित्यिक मासिक पत्रिका अदब ए लतीफ़ा का संपादन किया। ये भी आपके प्रश्न आ सकता है कि फैज अहमद फैज ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो किस पत्रिका का संपादन किया? अदब ए लतीफ़ का संपादन किया। किस समय तक? 1938 से 1956 तक। पहला संकलन प्रकाशित हुआ 1941 में। उस संकलन का नाम था नक्श ए फरियादी। एक अंग्रेज समाजवादी महिला एलिस जॉर्ज से शादी की और दिल्ली में आ बसे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? फैज अहमद फैज की पत्नी का नाम था एलिस जॉर्ज और दिल्ली में आ बसे। ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और कर्नल के पद तक पहुँचे। ये ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर भी भर्ती हुए थे और वहाँ पर ये कर्नल भी बने। विभाजन के वक्त पद से इस्तीफा देकर लाहौर वापस गए। वहाँ जाकर इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स का संपादन किया। आज़ादी से पहले उन्होंने अदब ए लतीफ़ का संपादन किया और उसके पश्चात इन्होंने विभाजन के पश्चात पाकिस्तान जाकर इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स का संपादन कार्य भी किया। संपादक रहे उन पत्रों के। लियाकत अली खान की सरकार के तख्ता पलट की साजिश रचने के जुर्म में वे 1951 से 1955 तक कैद में रहे। उसके पश्चात 1962 तक वे लाहौर में पाकिस्तानी कला परिषद में रहे। 1963 में उन्होंने यूरोप, अल्जीरिया और मध्य पूर्व का भ्रमण किया और तत्पश्चात 1964 में पाकिस्तान वापस लौट आए। वो 1958 में स्थापित एशिया अफ्रीका लेखक संघ के स्थापक सदस्यों में से एक थे। यानी 1958 में जो एशिया और अफ्रीका के लेखकों को मिलाकर एशिया अफ्रीका लेखक संघ की जो स्थापना की थी, उनके स्थापक सदस्यों में से एक फैज अहमद फैज भी थे। भारत के साथ 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के समय वे वहाँ के सूचना मंत्रालय में कार्यरत थे। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय में कार्यरत थे।
1978 में एशियाई अफ्रीकी लेखक संघ के प्रकाशक अध्यक्ष बने और 1982 तक बैरूत में कार्यरत रहे। 1982 में वापस लाहौर लौटे और 1984 में उनका देहांत हो गया। उनका आखिरी संग्रह गुबारे अय्याम, जिसकी हिंदी है दिनों की गर्द, उनकी मरने के पश्चात प्रकाशित हुआ। इस तरह से इनका जो अंतिम काव्य संग्रह था, अंतिम संग्रह था, छंद संग्रह था, उसका नाम था गुबार ए अय्याम। फैज ने आधुनिक उर्दू शायरी को एक नई ऊंचाई दी। साहिर, कैफी, फिराक आदि उनके समकालीन शायर थे। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फैज अहमद फैज के समकालीन शायर कौन कौन से थे। फैज अहमद फैज के समकालीन शायर साहिर, कैफी, फिराक इत्यादि थे। 1951 से 1955 की कैद के दौरान लिखी गई उनकी कविताएं बाद में बहुत लोकप्रिय हुई और उन्हें दस्ते सबा यानी हवा का साथ, सबा का अर्थ होता है हवा, दस्ते सबा हवा का हाथ और जिंदान नामा, कारावास का ब्यौरा नाम से प्रकाशित किया गया। उनमें उस वक्त के शासक के खिलाफ साहसिक लेकिन प्रेम रस में लिखी गई शायरी को आज भी याद किया जाता है। इस तरह से फैज अहमद फैज का ये पूरा जीवन परिचय है। इसमें इनसे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आ गए। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके समकालीन शायर कौन कौन से थे, इन्होंने ये किस आंदोलन से जुड़े रहे थे और इन्होंने किस लेखक संघ की स्थापना, एशिया अफ्रीका लेखक संघ की इन्होंने स्थापना की थी, वह भी प्रश्न बनता है। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, प्रगतिशील लेखक आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था, इनका अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था, इन्होंने जेल में रहने के दौरान कौन से काव्य संग्रहों की रचना की थी, ये सब कुछ हमने इनके जीवन परिचय में पढ़ लिया। इसलिए फैज अहमद फैज से संबंधित छोटे प्रश्न इसी इनके जीवन परिचय के अंदर अपने कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो इनकी कविताएं हैं जो हमें पढ़नी है, 7 कविताएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, उन कविताओं के अंदर से भी आपके छोटे प्रश्न आ सकते हैं। वो हम जब व्याख्या भाग करेंगे उस व्याख्या भाग में अपने पूरे हो जाएंगे। ये आज इनका जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। अब आगे की हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम फैज अहमद फैज की सारी रचनाएं, इन्होंने जितनी रचनाएं लिखी, जितनी शायरियाँ लिखी, जितनी काव्य रचनाएं, उन ग्रंथों के नाम और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उन पुरस्कारों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।